हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे एक्ट को मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरे एक्ट को बताने की कोशिश करूंगी और इंटरनेशनली तो हम देखेंगे, इसके साथ साथ ILO का इंडिया से क्या लिंकअप है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, पूरे एक्ट का अभी का जो जितना भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है। इससे बहुत सारे MCQs पूछे जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी ये एक्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पूरे एक्ट को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, क्योंकि ये एक्ट के ख़त्म होते लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इस पूरे वीडियो से रिलेटेड होगा और आपको उसका आंसर मुझे बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक लेबर के लिए एक संस्था बनी ILO, ठीक है, जो कि लेबर लॉ के ऊपर, लेबर स्टैंडर्ड के ऊपर तो बात करता ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करता है। वो क्या क्या है जो हम आगे एक्ट में देखेंगे। सबसे पहले ये जो ILO जो संस्था है वो कब बनी थी, तो वो बनी थी 11 अप्रैल 1999, ठीक है। 1990 से याद आता है हमें वर्ल्ड वॉर। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ILO संस्था बनी थी। वो क्यों बनी थी उसका स्टोरी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो इसके ऊपर हेड ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा काम किया है कि 1969 में इसे नोबल पीस प्राइज़ मिला था। नोबल पीस प्राइज़ किस लिए मिला था, तो जस्टिस के लिए, पीस के लिए एंड डिसेंट वर्क के लिए, कि इतने अच्छे तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया कि इसे नोबल पीस प्राइज़ मिला। मैं आपको हर चीज़ ऐसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि MCQ में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसका वेबसाइट है ILO.org, जिसमें जाके आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें मेंबर्स कितने हैं, तो 187 स्टेट इसके मेंबर स्टेट हैं, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टेट हैं उसमें 187 स्टेट ILO से जुड़े हुए हैं। मतलब ILO जो भी स्टैंडर्ड सेट करेगा, लॉ सेट करेगा, वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग। तो ILO संस्था हर साल जून महीने में मिलती है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें तो अभी के जो प्रेजेंट ILO के डायरेक्टर हैं वो हैं गिलबर्ट हंगबो, जो कि टोगो से हैं। टोगो यानी अफ्रीका से। गिलबर्ट जो हैं वो अभी के हैं, लेकिन इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले थे गाय राइडर, जो कि UK से थे, यूनाइटेड किंगडम से। और वो कब से कब तक थे, तो वो 2012 से 2022 तक थे। मतलब गाय राइडर को सक्सीड करके, मतलब उनके बाद आए हैं गिलबर्ट हंगबो टोगो से, जो कि अभी प्रेजेंट में हैं। और सबसे फर्स्ट जब ये बना था 1919 में, तो कौन थे उस टाइम पे डायरेक्टर, तो उस टाइम पे थे अल्बर्ट थॉमस, जो कि फ्रांस के थे। और वो कब से कब तक थे, तो वो 1919 जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर 1932 तक थे। अब हम बात करते हैं ट्री पार्टी UN एजेंसी। UN एजेंसी यानी कि ILO जो है वो UN एजेंसी से लिंकअप है। ट्री पार्टी है। ट्री पार्टी का मतलब क्या होता है कि ये पहला ऐसा UN एजेंसी है जो सबके बारे में सोचता है, यानी कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर प्लस वर्कर, तीनों के बारे में सोचता है। मतलब इसमें जो मेंबर है ना, वो तीनों के तरफ से मेंबर्स हैं और हर किसी के बारे में सोच रहे हैं कि इसलिए ये तीनों एक होकर काम कर रहे हैं। तो सोशल जस्टिस एंड पीस के लिए, कि समाज में पूरी तरीके से न्याय रहे हर वर्ग के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर हो या फिर वर्कर्स हो। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल कब हुई थी, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद समाज की जो अवस्था थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। दो गुट में लोग बट गए थे, जिसमें एक जर्मनी था जिसकी हार हुई थी। तो उसी टाइम पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया था। मैं इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, वरना हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल का ही एक पार्ट है ILO। उस टाइम पे ये संस्था बनी। तो ये क्यों बनी थी, लेबर राइट को देखने के लिए, कि समाज में जो वर्कर्स की बुरी अवस्था है उस टाइम उसे ठीक करने के लिए। डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस। तो डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस यानी कि कॉलोनी बना लेना। जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे इधर आकर इंडिया पे कॉलोनी बनाई थी। कॉलोनी बनाने का मतलब यहाँ पर आकर पूरा अधिकार जमाया था, ठीक है। तो डीकॉलोनाइजेशन यानी कि कोई भी किसी के ऊपर जाकर ऐसे कॉलोनी अब नहीं बनाएगा। टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट मतलब टेक्निकल सपोर्ट के मदद से डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो टेक्निकल सपोर्ट ये हुआ। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO। इसके साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं इसके, जो आगे हम और वीडियो में देखेंगे।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या होता है, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर काम कौन करेंगे, तो वो होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। और ये जो गवर्निंग बॉडी है वो साल में 3 बार मिलती है, मार्च, जून एंड नवंबर में। जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो लोग मिलेंगी आपस में और डिस्कस करेंगी। क्या डिस्कस करेंगी, डिसीजंस लेंगी, किस रिलेटेड, एजेंडा ऑफ ILC, यानी जब कॉन्फ्रेंस होगा ILO का, जो कि साल में एक बार जून में होता है, तो उसका एजेंडा क्या होगा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, मतलब क्या क्या काम करेंगे उसकी लिस्ट बनाती हैं वो लोग। देन बजट, कितना बजट लगेगा, फिर और भी लेबर लॉ रिलेटेड मैटर, लेबर मैटर, ये सब कुछ डिस्कस करती हैं गवर्निंग बॉडी। एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कोर कन्वेंशन ऑफ द ILO, ठीक है। कोर कन्वेंशन मतलब कोर जो इसका टॉपिक्स है, मीटिंग है, वो किस टॉपिक रिलेटेड है। सो 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस है और इसको 135 मेंबर्स ने रेटिफाइड किया है इन राइट्स को। रेटिफाइड मतलब इन राइट्स को अपनाया है, रख लिया है, ठीक है, और उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो कितने मेंबर्स अभी तक नहीं रेटिफाइड किए हैं, तो इसमें टोटल कितने मेंबर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 187 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 135 मेंबर्स ने इन राइट्स को रेटिफाइड किया है, मतलब ये जो कन्वेंशन है उनको एक्सेप्ट किया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर यानी लेबर को ज़बरदस्ती काम करवाना जो होता है, तो इसे अबॉलिशन करना, हटाना। इक्वल रेमुनरेशन देना, यानी इक्वल रेमुनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, ये सब। डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, भेदभाव, इक्वल रेमुनरेशन, तो वो उसे हटाता है कि सबको इक्वली ट्रीट करो, डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ। देन मिनिमम एज एक रखा गया था पहले 16, लेकिन उसे हटाकर 18 किया गया है कि 18 एज मिनिमम चाहिए, जो कि मैंने जब आपको एक्ट्स वगैरह बहुत सारे बताए हैं तो उसमें हमने एज डिस्कस किया है। तो ये सब कुछ कहाँ से आया है, ये सब कुछ ILO की तरफ से ही आया है। फिर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस करना इसका मेन कोर कन्वेंशन है। वर्किंग आवर्स, जो लोगों का वर्किंग आवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, तो वो उसके ऊपर भी डिस्कस होता है यहाँ पर। ये 2 पॉइंट और है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में पैसे को लेकर बार्गेन करना सैलरी के ऊपर। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन। कन्वेंशंस का मतलब होता है मीटिंग, किसी प्रोजेक्ट पे बात करना। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम, और कोई भी कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज्ड करने का जो राइट है, वो सब कुछ मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कन्वेंशन को मैंने अलग से रखा है और बाकी कन्वेंशन साथ में रखे हैं। ये 2 कन्वेंशन अलग क्यों रखा है वो आगे मैं आपको एक्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वर्क। ILO का फ्यूचर रिलेटेड क्या सोच है, या फिर वो फ्यूचर में किस तरीके से बात करेगा। तो ये जो इसका फ्यूचर वर्क है, ये को चेयर्ड बाई, मतलब यहाँ पे 2 चेयरमैन हैं। पहले हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, और दूसरे हैं स्वीडिश PM यानी स्वीडिश के PM स्टीफन लॉफन। ओके, सो ये दोनों मिलके को चेयर करते हैं फ्यूचर रिलेटेड वर्क को। की रिकमेंडेशन यानी कि किस टॉपिक पे ये बात करते हैं, जो कि हम ILO का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि क्यों ILO चल रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या टॉपिक पे बात होती है या फ्यूचर में इन सब चीज़ों को लेकर बात होगी, जैसे कि यूनिवर्सल लेबर गारंटी, कि पूरे यूनिवर्स में यानी पूरे ग्लोबली जो लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उनको देना, जैसे कि राइट ऑफ वर्कर का जो भी राइट है, राइट रिलेटेड टू एज, कम एज में काम कराना, चाइल्ड लेबर, फिर उनको सही से पैसा देना, वर्किंग आवर, वो सब कुछ, लिविंग वेज, वर्किंग आवर, सेफ़ एंड हेल्थी ऑफ वर्क प्लेस। आप जितने भी लॉ पढ़ते हो उन सब में आपको ये सब पॉइंट्स मिलेगा, तो आपको क्लियर होगा कि ILO की तरफ से ये सब कुछ है, इसलिए लॉ में ये सब कुछ बनाया गया है। देन गारंटीड सोशल प्रोटेक्शन, ये लेबर को समाज की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा, जो आपने कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में भी देखा है। सपोर्ट पीपल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, लोगों को सपोर्ट करना जब से उनका जन्म हो तब से लेके ओल्ड एज तक, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे इससे रिलेटेड काम करती है, जैसे कि ओल्ड एज होम बनाना, या फिर बर्थ यानी चाइल्ड का पढ़ाई को रिलेटेड, उनके हेल्थ को रिलेटेड जो जितना भी काम करती हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस सोचती हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं। देन पीपल स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। आपने देखा होगा इंडिया में स्किल इन्हेंसमेंट को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों का स्किल बढ़ाना और जिसके पास स्किल है उन्हें फिर से री स्किल करना, अप स्किल यानी स्किल होते हुए और एक्स्ट्रा स्किल लेना। तो ये सब इस तरीके की चीज़ें ये फ्यूचर वर्क में ILO के अंदर आती हैं। फ्यूचर वर्क में और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस।
अब जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होता है। तो उस नेगेटिविटी को हटाना कि एक के आने से किसी एक का जॉब ना चल जाए, तो उसमें इतना स्किल भर देना कि कोई सामने वाला उसकी जॉब ना ले ले। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का जो नेगेटिव असर है उस पर ध्यान देना। देन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रीनरी बढ़ाना, इकोनॉमी इन रूरल, इकोनॉमी हर देश का डेवलपमेंट करना, लेकिन रूरल यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि गांव वगैरह का इकोनॉमी को और बढ़ाना। जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लड़के लड़की वगैरह में इक्वालिटी करना, जो कि हमने पहले भी देखा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह के ऊपर ध्यान देना। रीशेपिंग बिजनेस इंसेंटिव्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और बिज़नेस में जो पैसे लग रहे हैं तो वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए जो बैंक्स वगैरह खुल रहे हैं, तो ये सब कुछ फ्यूचर वर्क है, यानी फ्यूचर वर्क को हम कहेंगे प्रेजेंट में भी अभी ये सब होना शुरू हो गया है। हमने इंटरनेशनली पढ़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे इंडिया एंड ILO का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, या इंडिया किस जगह पे आता है। ठीक है, सो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ILO का, परमानेंट मेंबर सिंस 1922। जब ILO फाउंडिंग मेंबर था, जब बना था, उस टाइम से इंडिया इसका मेंबर है, और 1922 में उसका परमानेंट मेंबर बन गया था। इंडिया रेटिफाइड ऑल कन्वेंशंस एक्सेप्ट 2। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको जो जितने कन्वेंशन बताए थे, 2 कन्वेंशंस मैंने साइड में रखे थे। ठीक है, तो वो जो 2 कन्वेंशंस है ना, वो इंडिया फॉलो नहीं करता, बाकी इसके जितने भी कन्वेंशंस हैं इंडिया सब फॉलो करता है। और जो 2 कन्वेंशन थे क्या क्या थे वो, कलेक्टिव बार्गेनिंग, और दूसरा क्या, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का। ठीक है, कन्वेंशंस करने का। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से ये 2 कन्वेंशन इंडिया फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरीज जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे वो नहीं कह सकते कि हमारी सैलरी वगैरह इंक्रीज़ करो, या फिर वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, वो खुद से प्रोजेक्ट करना, गवर्नमेंट स्ट्राइक्स, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो 2 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस के चलते इंडिया 2 फॉलो नहीं कर सकता। फिर ILO का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली इंडिया में हेडक्वार्टर है, जो कि 1928 में बना था, टू फॉलो ऑल रूल्स, जितने भी रूल्स हैं ILO रिलेटेड वो करने के लिए। ILO रिलीज एनुअल रिपोर्ट WESO। ILO अपना रिपोर्ट जो है वो साल में एक बार निकालता है WESO में, जिसमें वो हर कंट्री कौन सा क्या फॉलो कर रही है, नहीं फॉलो कर रही है, कौन सी कंट्री 1 नंबर पे आती है, वो सब कुछ वो उसमें बताता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये आप गूगल पर जाकर ज़रूर सर्च करिएगा कि इस बार का वेसो रिपोर्ट क्या था। ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ILO रिलीज़ करती है ये एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अगर कोई कंट्री फॉलो ना करे ILO के रूल्स तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट उसका जो सेंक्शंस है वो रोक देगी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना वो रोक देगी। तो ये कंप्लेंट्स जो है वो आते रहते हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करती रहती है, इसलिए सारी कंट्रीज़ मिलकर इसको फॉलो करती है, स्पेशली मेंबर कंट्रीज़। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। UN, आपने कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज़रूर पढ़ा होगा, जो 2030 तक जिसे कंप्लीट करना है हर गवर्नमेंट को। तो UN एजेंसी के साथ मिलकर ILO सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी काम करती है, जिसमें पॉवर्टी हटाना, गरीबी हटाना, हंगर हटाना, तो ये सब कुछ इसका पार्ट है। ठीक है, तो ILO बहुत सारे चीज़ों के लिए काम करती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि पूरे एक्ट को आप इतने देर से देख रहे हैं, तो आपने क्या नया सीखा। MCQ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट्स के नोट्स चाहिए, MCQ नोट्स चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करेंगे, उन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर स्टेट ऑफ ILO में कितने मेंबर स्टेट है, जो कि मैंने आपको जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो ही मैंने आपको बताया था कि मेंबर स्टेट कितने हैं। तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपने वीडियो कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। अब ILO से रिलेटेड हमने वीडियो देखा, अब ILO से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि MCQs आपसे मिस ना हो। और भी अभी कई सारे चैप्टर्स, एक्ट्स वगैरह मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ सजेशन देना है आप मुझे वो भी दे सकते हैं। और अगर कोई नए एक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डेली न्यू अपडेट्स देते रहती हूँ। तो वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।